गोंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। तो तुम मुझे तड़पा कर मारना चाहते हो महाराज? हाँ, मेरा मन यही कहता है। चलो ठीक है, मैंने सारा जीवन अपनी मर्जी से गुजारा है और अब मैं अपनी मर्जी से जीवन गुजारते गुजारते तंग आ चुकी हूँ, राजकमल ने कहा। तू बहुत चालाक है, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ राजकमल। क्या मतलब है महाराज? और तुम मेरी हर बात समझ रहे हो। मतलब ये राजकमल कि मैं तेरी इन बातों में नहीं आऊँगा। इत्मीनान रख, भगवान की सौगंध तेरी सुंदरता मुझे ज़रा भी मुतासर नहीं कर सकी। जब भी मेरी आंखें तेरी सूरत को देखती हैं, मुझे लगता है कि जैसे किसी जहरीली नागिन की दो चमकती आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई हैं। वो आंखें जो मेरे भाई हाड़ा को मौत की तकलीफ़ में मुब्तला देख चुकी हैं, और वो जो सामने आती हैं और मुझे अपना भाई याद आ जाता है। तेरे होंठों में जो पुर इसरार मौत छुपी हुई है राजकमल, और उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तेरी आवाज़ में मुझे किसी जहरीले सांप की फुंकार सुनाई देती है। तेरे लबों की हलावत में मुझे शरीनी महसूस ज़रूर होती है गोंदनी, मगर उस शरीनी में छुपे हुए जहरीले जहर से मैं वाकिफ़ हूँ। भगवान की सौगंध, अब मैं पूरे संसार में सबसे ज़्यादा तुझसे नफरत करता हूँ कमीशन। और तुझसे करुण सिंह गुर्राते हुए बोला, ओहो, नफरत करते हो तो करते रहो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? रतन सिंह खूनी निगाहों से उसे देखता रहा और उनमें नफरत, बेरहमी और कराहियत ज़ाहिर हो रही थी। वो अपनी निगाहों में जहर भरी मुस्कुराहट होंठों पर लिए राजकमल को देखता रहा। राजकमल उसकी निगाहों से ज़रा भी मुतासर नहीं हुई और वो उसी अंदाज में दोबारा बोली, बदला लेना चाहती हो तो लो, और मैं भी देखूंगी रतन सिंह कि तुम कितने पानी में हो। रतन सिंह जहरीली निगाहों से उसे अब भी देख रहा था, लेकिन राजकमल के अंदाज में लापरवाही थी। जो कुछ करना है अभी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात उसने ठीक कही थी कि सारा जीवन उसने अपनी मर्जी से गुजारा है। अब अगर उसे किसी दूसरे की मर्जी का ताबे होना पड़ता है तो ठीक है, थोड़ा समय ऐसे भी सही। तूने जवाब नहीं दिया राजकमल, रतन सिंह थोड़ी देर के बाद बोला। किस बात का? राजकमल के अंदाज में तगाफल था, यही कि रसीली कैसे मरी। जब तुम सब कुछ जानते हो महाराज, तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है? वो दोबारा लापरवाह अंदाज में बोली। नहीं, तुझे सब कुछ बताना होगा राजकमल। हाँ, रसीली के घर में मैंने आग लगाई थी और मैं उसे छुटकारा पाना चाहती थी। क्या तो उसकी वजह नहीं बताएगी गोंदनी? बताती हूँ महाराज। उसने मेरे ऊपर बेजा पाबंदियाँ लगाई थी और शायद तुम जानते होगे कि मैं पाबंदियों को कबूल नहीं करती। गोया सबसे पहला खून तूने अपनी माँ का किया था। हाँ, यही समझ लो, उस माँ का जिसने तुझे जन्म दिया था। हाँ महाराज, हाँ कह तो चुकी हूँ। और उस माँ का जिसने मुझे जन्म दिया था, जिसने मुझे इस दुनिया से रोशनास करा था। लेकिन क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि जो अपनी माँ की ना हो सकी, वो किसी और की क्या होगी। ठीक बात है, सही, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ महाराज। पूछो। क्या मेरी माँ के मन में ये आशा थी कि वो गोंदनी को जन्म दे, और उसने अपने प्रेमी से नाता इसलिए कायम किया था कि गोंदनी वजूद में आए? मैं क्या कह सकता हूँ गोंदनी तेरे बारे में, और मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन तेरी माँ को मैं किस लिए दलील करूँ? रतन सिंह ने जवाब दिया, और रतन सिंह की समझ में नहीं ना आ सका कि वो उस औरत को क्या कहे। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते महाराज, तो मैं बताती हूँ। उसने अपने प्रेमी से या किसी भी मनुष्य से नाता इसलिए नहीं जोड़ा होगा कि एक गोंदनी वजूद में आए। हरगिज़ नहीं महाराज, मेरी माँ के ज़हन में मेरा कोई तसव्वुर नहीं होगा। और जब मैं उसके पेट में आ गई तो उसने इस तरह बर्दाश्त किया जैसे किसी को कोई रोग लग जाता है और वो उसका इलाज करना चाहता है। फिर मैं पैदा हो गई, और इस तरह जैसे किसी दरख्त पर फल आते हैं और टूट जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे परवरिश करने के लिए आकाश बैल नहीं डाली, और मैंने उसी तरह परवरिश पाई जैसे खाद के ढेर में पोंपलें निकल आती हैं।
और वो बढ़ती रहती हैं, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कोई भी शख्स उन्हें काट डालता है, सिर्फ इसलिए कि वो बढ़कर खाद पर बोझ बन जाती हैं। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी, या मैं बेजान कौंपल नहीं थी महाराज। मैंने अपनी हिफाजत अपनी खुद की, और किसी को इतना आगे नहीं बढ़ने दिया कि वो मुझे काट डालता, बल्कि मैंने अपनी जहानत से काम लेकर दूसरों को काटा है। रतन सिंह जी, सुन रहे हैं ना आप? रतन खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, और उसके चेहरे के तासरात कुछ अजीब थे। ये औरत कितनी चालाक थी, कितनी तेज थी। अगर वो तपस्या करने में इतना वक्त ना गुजार देता तो शायद इस औरत पर हाथ डालना उसके लिए नरक का वक्त होता। मैंने खाद में परवरिश पाई है महाराज। राजकमल की तेज आवाज़ उसके कानों से टकराई और उसके हवास जाग गए। वो कह रही थी, और गिलादत में खिलने वाले फूल मेरी ही तरह के होते हैं। तुम उन्हें खुद से अलग करके क्यों सोचते हो? खूब खूब राजकमल। अच्छा, एक बात तो बता। हाँ हाँ पूछो, सब कुछ पूछ लो। रंबू चमार कैसे मरा वो भी तुम्हें मालूम होगा। मुझे तो सब मालूम है, मगर मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, भगवान ने मुझे जो सुंदरता दी थी, भगवान ने मुझे जो दिमाग दिया था, और वो ये सोचता था कि मेरी जगह किसी कच्ची मिट्टी के दीवारों में, किसी मकान में नहीं, मेरे हाथ चूल्हे पर रोटियां पकाने के लिए नहीं। मैं आग नहीं फूंकना चाहती थी, और मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी आंखें धुएं में खराब होने के लिए नहीं हैं। और इसीलिए रतन जी, अपनी सुंदरता को देखते हुए मैं सोचती थी कि मुझे तो महलों की रानी होना चाहिए, और मेरी जगह सिर्फ और सिर्फ राजमहल है। सो मैं राजमहल चल पड़ी, और मुझे वही कुछ मिल गया जो मैं चाहती थी, जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ, यानी राजा प्रणाम लाल सिंह। हाँ, बूढ़ा राजा प्रणाम। और उसने किसी दूसरी लड़की को क्यों न पसंद कर लिया, और वो मेरी सुंदरता पर निसार था, और उसने मुझे रानी बनाकर मेरे हुस्न का खराज अदा किया। हाँ, वो भी आकर तेरे ही हाथों मारा गया। रतन सिंह ने मुंह से बिगाड़ते हुए कहा। आखिर उस बुढ़े में कब तक अपनी जान का रोग बनाए रखती? राजकमल ने नफरत से कहा। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी आदत नहीं है राजकमल। रतन सिंह बोला, मगर मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा। बात समझो। हाँ, मैंने उसे मार दिया। किस लिए? इसलिए कि वो मेरी असलियत जानता था। वो मेरे बाप भी बन सकता था किसी भी वक्त। तब मेरी क्या हैसियत रह जाती महाराज? बिल्कुल ठीक, रतन सिंह मुस्कुराते हुए बोला। एक सवाल का जवाब और दे। इजाज़त तो पहले ही सब कुछ दे चुकी हूँ महाराज। सत्यप्रकाश से क्या हुआ था? सत्यप्रकाश, वो अपनी हरकतों से मारा गया। उसकी हरकतें ना बताओगी राजकमल? सच जानो महाराज। रतन सिंह, अगर सत्यप्रकाश ही कोई अच्छा आदमी होता तो गोंदनी का खेल वहीं ख़त्म हो गया होता, और उस समय तक गोंदनी इतनी खराब ना थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी रतन सिंह जी, क्यों मुझे लगता है कि मेरे सारे जीवन की कहानी तुम्हें मालूम कर चुके हो। सत्यप्रकाश मेरा पहला प्रेम था, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। महाराज को मैंने सच्चे मन से उसे चाहा था। महाराज प्रणाम लाल मेरे पति थे, मगर सिर्फ इसलिए कि मैं राजगद्दी तक आना चाहती थी। और तुम्हें यह भी अच्छी तरह मालूम होगा कि राजगद्दी मुझे मिल गई थी। अगर सत्यप्रकाश मेरे साथ तावन करता तो प्रणाम लाल तो मरना ही था, लेकिन वो हरियाला का महाराजा होता और मैं उसकी पत्नी बनती। मैंने उस बेवकूफ़ से सच्चा प्रेम किया था महाराज, मगर वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया, और तुम जानते हो कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसको ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। फिर मैंने उसे ख़त्म कर दिया। हाँ, शायद ये बात मैं मानता हूँ, मगर तुमने सत्यप्रकाश को भी हलाक कर दिया। हाँ महाराज, मैं किसी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया हो, और उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने दूसरी औरतों से नाता कायम कर लिया था, मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन इससे पहले रतन कौर और भानुमती भी तुम्हारी सासों का शिकार हो चुकी थी राजकमल। हाँ, उनको रास्ते से हटाना जरूरी था, मगर क्यों? इसलिए रतन जी कि उनकी मौजूदगी में राजगद्दी तक रास्ता कैसे साफ कर सकती थी। सो मैंने ऐसा जाल फैलाया कि रतन कौर को खुदकशी करनी पड़ी। तब मैं रानी भानुमती की तरफ बढ़ी। रानी भानुमती राजगद्दी से मायूस हो चुकी थी और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए नई चालों की फिक्र में थी। लेकिन महाराज, मेरे सामने कौन सी चाल कामयाब हो सकती थी?
लिहाजा मैंने ग्रंथु महाराज के साथ मिलकर ऐसी चाल चली कि भानुमति पूरी तरह उस जाल में फंस गई। ग्रंथु महाराज ने मेरे कहने से भानुमति को मशवरा दिया कि राजकमल को कत्ल कर दे, क्योंकि राजकमल उसके बच्चे का कत्ल का प्रोग्राम बना चुकी है, जो भानुमति के पेट में परवरिश पा रहा है। और भानुमति हैरान रह गई। ग्रंथु महाराज के मशवरे को मान लेने पर रानी भानुमति भी तैयार हो गई और प्रोग्राम के मुताबिक एक दिन वो मुझे गंगा की सैर कराने के लिए ले गई। वो रानी भानुमति ने मुझे मांझी की मदद से मुझे पानी में फेंकवा दिया। और उसके बाद तो तुम जानते होगे रतन सिंह जी। हाँ, मैं जानता हूँ और खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब तेरी ही चाल थी। तूने प्रणाम लाल की नज़रों से रानी भानुमति को गिराने के लिए उस बेचारी रानी को भगवान दास के जरिए इस तरह कत्ल कर दिया था कि खुदकशी मालूम हो। हाँ, बिल्कुल ठीक महाराज, सही समझे हो। अब मेरा रास्ता साफ था। प्रताप दयाल की मौत का सबब प्रताप, वो महाराज कैसी सुहानी बातें याद कर दिला रहे हो। वो मेरा और मैं उसे चाहती थी, लेकिन बेवफाई उसने की। उसे महाराज गद्दी में मंत्री का ओहदा दिया था, लेकिन उससे हथियार से तो उसके कीरवे को जब हमने उठाकर महल में रख दिया तो उसके हवास उसने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचने की कोशिश की और हमने उसे मायूस नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखें खुल गईं और वह प्रणाम लाल की जगह लेना चाहता था। तब हमने अपनी चाहत को समेट लिया और अपनी पुरजोशी खत्म कर दी और फिर अहले तमाम दरबार के सामने प्रताप दयाल को मरवा दिया। दरबार हाल में उसकी कराहें गूंजती रहीं और वो साकत हो गया। जे तिलक की बात करो, गोंदनी रतन सिंह ने कहा। उसकी कहानी भी तुम्हारे इल्म में होगी महाराज। तुम सच जानो, मैं बड़ी नागन हूँ। तुम सिर्फ ये मत देखो कि मैंने क्या किया, झांक सकते हो तो ये मेरे मन में झांक कर देखो कि मैंने कभी किसी से सच्चे मन से प्रेम किया। मैंने जे तिलक को हरियाणा की राजधानी उन्हें सौंप दी और मैंने अपना सब कुछ उस पर बलिदान कर दिया था। अपना सब कुछ उसे सौंप कर गुमराही पापी मेरा ना हो सका। भूल किसी से नहीं होती महाराज, मैं भी मनुष्य हूँ और उसने मेरा और हमें देखा और मेरा भूल भी। तुम मजबूरी की बात कर रहे हो। हाँ, बुरा तो नहीं मानोगे। नहीं गोंदनी कहो। मैं अब भी मजबूर नहीं हूँ रतन सिंह। मेरा जीवन मेरा अपना है। कोई आशा ऐसी नहीं है जो मेरे मन में बाकी रह गई हो। मैंने अपनी सारी आशाएं अपनी ज़िंदगी में ही भरपूर तरीके से पूरी की हैं और अब शायद तुम मुझे मजबूर समझते हो। तो एक काम मेरे बस में है कि मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूं। बताओ, क्या मैं मजबूर हूं? जीवन ख़त्म कर लो। नहीं राजकमल, तुम मुझसे वो कीमत नहीं दे सकती जो देना चाहती हो। अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो वो तुम्हारी बेबसी का ऐलान होगा। तुम इस बात का इकरार करोगी कि राजकमल ने कोई रास्ता ना देखा तो मौत का रास्ता अपना लिया। मगर मैं अभी नहीं मर रही महाराज, अभी तो मैं रास्ते तलाश करूंगी। हाँ ज़रूर, मेरी तरफ से तुम्हें आ गया है। अब तुम दोबारा जे तिलक पर आ जाओ। हाँ, तो मैं कह रही थी महाराज कि रतन को मैंने सब कुछ बलिदान कर दिया। अपने महबूब पर हरियाणा का वकार, हरियाणा की इज्जत कुछ भी बाकी ना रहा और मेरे दिल में उसका प्रेम ज़रूर पकड़ चुका था। और वैसे तो मैंने बहुत से खेल खेले थे और खेल बिगड़ते भी हैं और बनते भी हैं, और मैं किसी के बारे में उस वक्त तक नहीं सोचती जब तक वो मौका ना आ जाए। मेरे और जे तिलक के प्रेम में सबसे बड़ा पहाड़ आंसू चंद था। वो मेरा मुखालिफ था, मुझसे नफरत करता था। इसी दौरान जे तिलक ने ग्रंथु महाराज के जरिए मेरी हकीकत मालूम कर ली। राजकमल क्या थी शायद उसे यकीन न भी ना आया होगा। तब वो मुझसे मिला और मैंने किसी बात से इनकार ना किया। और उसके बाद महाराज, मैंने जेल के एक नगरान को अपने हुस्न का फरेब दिया और जेल से भाग निकली। और उसके बाद मैंने कशकंदा की तरफ रुख किया और यहाँ तुम्हारी मुलाकात अजय चंद हारा से हुई थी। राजकमल, क्यों ठीक कह रही हो ना? रतन सिंह तंजिया अंदाज में बोला। हाँ, और ये कोई झूठ थोड़ा ही है। यहीं तो मेरी मुलाकात अजय चंद हारा से हुई। तब तुम इस तरफ आ जाओ। हालांकि दरमियान में आंसू चंद रह गया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आंसू चंद को तुमने सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि वो चालाक था और अपने बेटे को तुम्हारे चुंगल से बचाना चाहता था। हाँ, वो चालाक था और वो उस समय भी मुझे नागन समझता था जब मुझे हरियाणा की राजधानी उसे सौंप दी थी। और वो कैसी अनोखी बात कर रहे हो रतन सिंह। मैं पूछ रहा हूँ महारानी कि अजय चंद हारा तुम्हारे अताप का शिकार क्यों बन गया?
बारात देखो रतन सिंह जी, संसार में बाद काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मोहब्बत और किसी की सहायता के जज्बे से किए जाते हैं। अजय चंद ने मेरी मदद की और उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मगर वो पापी भी उन सब का बदला चुकाना चाहता था। भगवान की सौगंध, वो बूढ़ा आदमी था और उसे खुद सोचना चाहिए था कि जवान शरीर की प्यास वो कैसे बुझा सकता है। मेरा पति बनकर वो मेरी तमाम मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकता था। रतन जी, रतन तुम खुद बताओ, और मैं उसके साथ जीवन कैसे बता सकती थी। अरे कौन मानता है, सब पापी अपने आप को भूल जाते हैं। जिससे सच्चे मन से बात करो वो बात ही नहीं सुनता। सब धोखा खाना चाहते हैं, धोखे में रहना चाहते हैं। और मैंने अजय चंद से बात की थी, लेकिन उस वक़्त वो मेरा सबसे बड़ा सहारा था और मैं उस सहारे को खोना नहीं चाहती थी महाराज। और उस सहारे को हासिल करने का तरीका सिर्फ एक तरीका था, सिर्फ एक ही तरीका, वो ये कि अजय चंद की बन जाऊं। मजबूरी को तो तुम समझते हो ना। इंसान जब मजबूर होता है तो उसे वो कुछ करना होता है जिसके लिए उसका मन कभी नहीं चाहता। हाँ, मैं एतराफ़ करती हूँ कि जिस समय मैं मजबूर थी मैंने अजय चंद हाड़ा के लिए वही किया जो वो चाहता था। लेकिन जब मेरी मजबूरी ख़त्म हो गई तो फिर मैंने उसे अपने ऊपर कैसे मुसल्लत रहने देती, और मैं बोझ उठाने की कायल नहीं हूँ महाराज। तो मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। राजकमल की आवाज़ में तलखी पैदा हो गई। ओ गोंदनी, तूने ये नहीं सोचा कि वो भी किसी का मित्र था और वो भी किसी का भाई था, वो भी किसी का बेटा था और बहुत सी आंखों का तारा था। तूने सिर्फ अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी खुशी के लिए बहुत सौ का सहारा छीन लिया था। हाँ, मैं एतराफ़ करती हूँ, मैंने हाड़ा को कत्ल कर दिया। बात सिर्फ हाड़ा पर ख़त्म नहीं हुई गोंदनी, तेरी फितरत उस वक़्त भी कहाँ बाज रह सकी। उसके बाद तूने क्या किया और तुझे उसका एहसास नहीं है। तुम उन सारे लोगों का हिसाब लेने वाले कौन हो? जाओ महाराज, अपना काम करो। राजकमल किसी तरह भी मजबूर नहीं है, समझे? और तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो ना? तुम्हारा ख्याल ठीक था। मैं भूख से बिलख बिलख कर मर जाऊंगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी, रोऊंगी, चिल्लाऊंगी। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिश, अपनी आना के लिए ज़िंदा रहता है। भूख और दूसरी ज़रूरतें एक सानवी हैसियत रखती हैं। जब हमारी आना मर जाए तो हम मर जाया करते हैं। और अगर खुद को ज़िंदा रखने के लिए, रोटी के लिए इंसान अपने आप को बेच देता है तो ये समझो कि जो कुछ तुमने हासिल किया वो मट्टी के ढेर के अलावा कुछ नहीं। इंसान के अंदर आत्मा नाम की जो चीज़ होती है, हम उसे मुख्तलिफ शक्लें देते हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रूह का दूसरा नाम अना है। अना मर जाती है तो इंसान मर चुका होता है। तो रतन सिंह जी, मैं देखूंगी कि तुम बदला लेते हो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और राजकमल, तुम मुझे नहीं जानती, मेरे मन में आग सुलग रही है। उसे ठंडा करने के लिए हर वो काम अकल से बाहर होगा करूँगा। रतन सिंह गुस्से से बल खाता हुआ कमरे से निकल गया और उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। राजकमल के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई थी और उसने उसको सर को झटका और मुझे मौत के खौफ से डराने आया था। पापी कहीं का, हत्यारा, उसने नफरत से कहा और मसहरी पर जा बैठी। जो मन चाहे कर ले, देखूंगी कि क्या बिगाड़ लेगा मेरा। और वक़्त ना जाने ये काशी बाई और उसके हवारी कहाँ मर गए थे, और न जाने कैसे राजकमल को खबर क्यों ना ली। लेकिन रतन सिंह, बहुत कुछ मुमकिन है और उसने कोई ऐसा बंदोबस्त कर लिया हो कि उन लोगों का बस ना चल सके। राजकमल ने मसहरी पर लेटकर आंखें बंद कर लीं और फिर उस दुनिया में खो गई। सचमुच उसे माँ याद आई। माँ थी मगर खुद गर्द माँ, और उसके ज़हन को राह पर लगाने वाली रसीली ही ना था। हाँ, सचमुच ये रतन ठीक ही तो कहता है। मेरा बाप कौन है? ये रंजू चमार तो नहीं हो सकता। मेरी माँ ने उसे अपने शरीर से हाथ लगाने ही ना दिया होगा। बेवकूफ़ कहीं का, कैसा खुश होता होगा कि रसीली उसकी पत्नी है। रसीली, फिर सत्य प्रकाश याद आया, जे तिलक याद आया, परमेश्वरी जो उसका पति, और ना जाने कौन कौन। और फिर उसके ज़हन पर झंझलाहट तारी होने लगी और जितनी बातें याद दिलाई गई थी, और वो यादें हमेशा तलख होती हैं। मेरे जीवन में तो गनियों के अलावा कुछ भी नहीं। राजकमल की आंखों से न जाने आंखें उसकी क्यों भीग गईं, और जब उसे उन आंसुओं का एहसास हुआ, उसकी आंखों में आग सुलग उठी। और वो रोने के लिए पैदा नहीं हुई है, और उसका काम तो दूसरों को रुलाना है। और मैं क्यों रोऊं? अच्छा रतन सिंह जी, तुम्हारे दरमियान जो बातें हुई उनका तलक मेरे मन से नहीं था। मैं अपना खेल शुरू कर रही हूँ।
तुमने सोचा होगा कि मजंडा यहाँ मौजूद नहीं है तो मेरी ताकत खत्म हो गई। अरे पापी, जब मजंडा का कोई वजूद नहीं था तब भी संसार राज के इशारों पर चलता था। राजकमल से कोई बात बैद नहीं है। मेरा रंग इतना मैला नहीं, अभी मेरा बदन इतना पीला नहीं हुआ कि मैं सहारे तलाश करूं। देखूंगी रतन सिंह जी, देखूंगी, और कि तुम्हें अच्छी तरह। रतन सिंह जी, तुम कितने पानी में हो? राजकमल ने सोचा और फिर सो गई। रतन सिंह भी उम्र रसीदा इंसान था। दर हकीकत अजय चंद से उसे लगाव था। अजय चंद की मौत ने उसके ज़हन को आतिश फशां बना दिया था और हर वक्त लावा खोलता रहता था, इंतकाम का लावा। वो सिर्फ राजकमल से बदला लेना चाहता था और उसने जो कुछ भी कहा था ठीक कहा था। राजकमल से मुलाकात के बाद उसके ज़हन में कई बार लचक आई थी कि यह खौफनाक नागन जिसका पान इस वक्त उसकी मुट्ठी में है, अपने रंगो रूप की वजह से जहनों पर कब्जा करने में अपना आसानी रखती है। लेकिन अगर हाथ से फान छूट गया तो फिर दूसरे से भी ये नागन अपनी कुदरत रखती है। भरपूर बदन में सवाए रीछ के नजर न आएगा। चुनाचा वो खुद को उसने तिलस्म से आज़ाद रखना चाहता था और इस वक्त भी राजकमल के होंठों को खुश्क देखकर और उसके चेहरे पर भूख की फैलाहट देखकर उसके ज़हन में एक लम्हा के लिए यही कैफियत बेदार हुए थे। लेकिन फिर अजय चंद हाड़ा की मोहब्बत भरी बातें और उसकी निगाहों में घूम गया और इंतकाम की आग दोबारा भड़क उठी और राजकमल की गुफ्तगू और ये गुफ्तगू आग को भड़काने का बायस बनी थी। वो किस कीमत पर उसे माफ़ नहीं करना चाहता था और माफ़ भी कैसे करता। उसके रास्ते दूसरे बन गए थे। जब राजकमल को ज्ञान के रास्तों पर पाया तो उसने सोचा कि उस नागन से निपटने का बेहतरीन तरीका यही है कि जादू के मुकाबले पर जादू के ज़रिए ही आया जाए। अपने तौर पर रतन सिंह ने बहुत कोशिशें की, लेकिन राजकमल का हाथ मजंडा और उसकी कुव्वतों से बालातर था। वो उसमें नाकाम रहा था और अब मजंडा राजकमल के पास मौजूद नहीं था और इससे बेहतरीन मौका मिलना मुश्किल था। वो राजकमल का गला घोंट कर भी मार सकता था और उसके बाजुओं में बड़ी कुव्वत थी, लेकिन ये बात उसके इंतज़ाम को ठंडा नहीं कर सकती थी। बहरहाल उसका ज्ञान भी किसी हद तक था और वह जानता था कि मजंडा जब वापस आ जाएगा तो उसके बारे में उसे बखूबी मालूम कर लेगा। महारानी राजकमल सफ़ेद नागन की तरह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और उसके ख्यालात न जाने कहाँ कहाँ पहुँच चुके थे। असल फितरत जाग उठी थी और राजकमल फिर से अपनी सही हैसियत में आ गई थी। उसे शिकस्त देना इतना आसान काम नहीं था और फिर वो ख़ास तौर पर इस शक्ल में, जबकि उसकी दानिश में वो पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी। उसका चेहरा बज़ाहिर पुरसकून था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ सोच रही थी। और फिर जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच गई और उसने करवट बदल ली, आंखें बंद कर लीं और नींद ने उसे खुशामदीद कहा और शायद नींद भी उसके बस में थी। बिल आकर वो गहरी नींद सो गई। दूसरी सुबह सूरज की किरणों ने बताया कि रात गुजर चुकी है। सफीदा शहर नमूदार हो चुकी थी। काम तो कोई था नहीं, किसी को मिलना भी नहीं था। वो बिस्तर पर लेटी रही, इंतज़ार करती रही, लेकिन दरवाजे के बाहर कदमों की कोई चाप न थी। ओहो, जालिम रतन सिंह बहुत ही कमीना था। यकीनन वो पूरा दिन नहीं आएगा, उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। भूख प्यास बहरहाल अहमियत तो रखती है, लेकिन उसे भूख और प्यास से ज़्यादा ये फिक्र थी कि इस बार रतन सिंह आए तो वह अपने बदले में रूप में सामने आए। वक्त गुजरता रहा और रतन सिंह ना आया। तब राजकमल लेटे लेटे भी थक गई। वो मसहरी से नीचे उतर आई और उसने सोचा कि वह दरवाज़ा बजाए, शायद रतन सिंह कहीं करीब ही मौजूद हो। वैसे इस शख्स की चालाकी से उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि इमारत में अब शायद रतन सिंह के अलावा और कोई भी ना हो। यकीनन उसने किसी नौकर को यहाँ नहीं छोड़ा होगा। राजकमल की शख्सियत से तो वह बखूबी वाकिफ था और उफ वो मजंडा कमीना, तू कहाँ मर गया? तेरी तो बड़ी ज़रूरत थी। देख ये पापी रतन सिंह कैसे कैसे गुण दिखा रहा है और यह सब तेरी गैर मौजूदगी की वजह से है। ये सारे ख्यालात उसके ज़हन में थे, लेकिन फिर भी वो दरवाजे के करीब पहुंच गई। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और फिर अंदर को खींचा और उसकी हैरत की इंतहा न रही। दरवाज़ा खुला हुआ था और ये क्या भूल होगी रतन सिंह से, उसने सोचा। बड़ी ही हैरत हुई थी और आकर दरवाज़ा कैसे खुला रह गया। लेकिन उस मौका से फ़ायदा ना उठाना बड़ी हमाकत की बात थी। वो तेज़ी से बाहर निकल आई और बिल्ली जैसे कदमों से कई कदम आगे बढ़ी,
लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ था कि कोई अनहोनी बात है, बड़ी ही अनोखी, बड़ी ही अजीब सी, हैरान कौन सी बात। जिस इमारत में उसे लाया गया था वो उस शहर में थी। खूबसूरत इमारत थी, काफ़ी कुशादा, वसी, और वो एक लंबा फासला तय करके इमारत के बड़े दरवाजे से उस कमरे तक आई थी। ये क्या हो गया, ये क्या है, उसने सोचा, और फिर आंखें मल मल कर चारों तरफ देखने लगी। दूर दूर तक किसी मुतनफ़्फ़िस का वजूद ना था। जिस जगह वो खड़ी थी और उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ बिखरी हुई थीं, और उन वीरान पहाड़ियों में ये कमरा बड़ा ही अजीब लग रहा था। हाँ, पूरी इमारत गायब हो चुकी थी, सिर्फ एक ही कमरा था जिसमें राजकमल बंद थी। हे भगवान, क्या हुआ? और वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। बात किसी तरह उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तब उसे ख्याल आया कि रतन सिंह भी कुछ शदीद शुद्ध बुद्ध रखता है। बेशक वो एक चालाक आदमी है, और उसने यहाँ जो कुछ किया है वो अब राजकमल नहीं कर सकती। बिलाशुबा वो ज्ञानी है, और उसने उसे अपना मंत्र जानकर दिखाया है, और वह उस पर अपनी अहमियत का सिक्का जमाना चाहता है। लेकिन अब क्या किया जाए? वापस उस कमरे में चली जाऊं या इन वीरानों की खाक छानूं? राजकमल सोचने लगी, और फिर उसने फैसला किया कि उस कमरे में वापस जाना मुनासिब नहीं। बेहतर है कि आगे बढ़कर रास्ता तलाश किया जाए। मुमकिन है कि कोई सूरत निकल ही आए, और वह वहाँ से आगे बढ़ गई। नाजुक नाजुक पाँव पत्थरों पर चलने के आदी नहीं थे, लेकिन ये तकलीफदा सफ़र शुरू तो करना ही था। सो वह चलने लगी, और उसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। बहर सूरत मजबूत औरत थी, बड़ी मजबूत असाब रखती थी। चुनाचा रुकना उसके बस की बात ना थी, और उसने एक सिमत का तयन किया और चलती रही। दूर तवील मैदान के उस पार स्याह रंग के पहाड़ी टेले नजर आ रहे थे, और उन पहाड़ी टेलों तक का सफ़र तय करना आसान बात न थी, और वो भी किसी औरत के लिए। लेकिन राजकमल आम औरत न थी। बिल आखिर वो टेले के करीब पहुंच ही गई। तब उसे कुछ याद आया, और वह एकदम ठठक गई। काली चट्टानों में अम्बागा सी रहता है, और अम्बागा उसका मंत्र उसने सीख लिया था। दरअसल मजंडा ने उसके सारे कामों में उसका ऐसा साथ दिया था कि उसके बाद उसने कुछ जाप जो सीखे थे उन्हें दोहराने की ज़रूरत ही पेश न आई थी, और वह मजंडा पर मुकम्मल इन्हसार करने लगी थी। लेकिन अब सूरत हाल दूसरी थी। मजंडा तो न जाने कहाँ था, अपनी मदद आप करनी थी। पहाड़ों में आकर उसे अम्बागा सी का जाप याद आया, और वो किसी मुनासिब जगह जाप करने के बारे में सोचने लगी, और बड़ा बुरा वक़्त आन पड़ा था राजकमल पर। वह सोच भी न सकती थी कि उसे इतने खतरनाक हालात से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन अब मजबूरी थी, क्या किया जाए? उसका ख्याल था कि इंसान जो कुछ कर सकता है वही काफ़ी है। असलियत से आगे की बात नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन इशारा तो वह सभी जानती थी कि अब उसकी असलियत इतनी कम नहीं है कि वह रतन सिंह जैसे ही इंसान का मुकाबला न कर सके। चारों तरफ बेआबो गया पहाड़ियाँ बिखरी हुई थी, और चलते चलते शाम हो गई। शाम के गहरे साए पहाड़ियों को में गर्क कर रहे थे, और माहौल पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। खामोशी, सन्नाटा पूरे माहौल पर छाया हुआ था। राजकमल उसका इंतखाब करने के लिए निगाह दौड़ाई, और उसने अम्बागा जी का जाप करने का फैसला कर लिया था। एक छच्छानुमा चट्टान के नीचे उसने डेरा डाला, और फिर उसने छोटे छोटे पत्थरों का एक दायरा बनाया, और उसी दायरे पर मंत्र फूंके, और वहाँ से हटकर वैसा एक और दायरा बनाया, और उस दायरे में वो खुद बैठ गई और आंखें बंद करके जाप करने लगी। लंबा काम नहीं था, और वो जाप करती रही, और उसके मन में खौफ भी था कि कहीं जाप मुकम्मल होने से पहले ही वो रतन ना आ जाए। लेकिन शायद उसकी तकदीर उसका साथ दे रही थी। और वो रतन सिंह था, और वो दूर दूर तक पता नहीं था। ना जाने उस अहमक ने अपने आप को इस कदर मजबूत क्यों समझ लिया था। बहर सूरत जाप खत्म हो गया, और थोड़ी देर के बाद उसके वाले दायरे में एक धुआं सा नमूदार हुआ। राजकमल की आंखों की लहरें चमकने लगी, और यह अम्बागा की सी आमद का निशान था। काश यही मेरी मदद कर सके। थोड़ी देर के बाद धुआं बढ़ने लगा, इतना बड़ा कि थोड़ी देर के बाद उसने ककरी शक्ल इख्तियार कर ली। लंबे लंबे सींग, भैंस जैसे दीदे, जुबान बाहर को निकली हुई, गर्दन तक ये गैर इंसानी चेहरा, और उसके इंसानी बदन, और ये लंबे लंबे हाथ जिसमें गुर्द दबा हुआ था। और उसने गुर्द नीचे रखा और झुक गया। ए अम्बागा से, राजकमल ने उसे पुकारा।
धर्म देवी अम्बागा की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, क्या तू मेरे काम आ सकता है? धर्म देवी अम्बागासी तुम्हारा गुलाम है, तुझे मेरी घटना के बारे में मालूम है? राजकमल ने कहा, नहीं देवी, हम तो पाताल से आ रहे हैं, आपने पुकारा और हम आ गए। क्या तू मादी की आंख से देख सकता है? राजकमल ने पूछा। देवी, हम कुछ नहीं जानते, हमें जो आज्ञा दी जाती है बस वही पूरा करते हैं, और इसके सिवा हम कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करते, ना ही हमें उसका अधिकार है। तेरी ताकत कितनी है? इसका तराजू हम खुद नहीं बांध सकते देवी, तुम हमें बताओ क्या चाहती हो? मैं एक राक्षस के फंदे में फंस गई हूँ। राक्षस अभागीसा ने पूछा। हाँ राक्षस, और उसका नाम रतन सिंह है। तू उसे देख और उसे अपने ख्यालों में ला, राजकमल ने कहा, और अम्बागासी ने आंखें बंद कर लीं। और फिर वो उसी अंदाज में बोला, हम उसे देख रहे हैं देवी, क्या तू उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकता है? नहीं देवी, यह हमारे लिए मुमकिन नहीं। हाँ, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। वो किस तरह? राजकमल ने पूछा। देवी, तुम उसके फंदे से निकलना चाहती हो? हाँ, तो यहाँ से भाग चलो। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। जल्दी करो अम्बागासी, अगर वो वापस आ गया तो अच्छा ना होगा, राजकमल ने कहा। चलो देवी। अम्बागासी दायरे से निकल आया और राजकमल भी अपने बनाए हुए पत्थरों के दायरे से बाहर निकल आई। अब वो दोनों सुस्त रफ्तारी से चल पड़े। राजकमल तेज चलना चाह रही थी, लेकिन अम्बागासी के कदमों की पहुंच ही महदूद थी। उसके कदम बहुत छोटे छोटे थे और वह बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा था।